हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि अब हमने अपना 12th लेसन कर लिया है पूरा, आपका द्वादश पाठ जिसका नाम है कह रक्षति और कह रक्षितः, जिसमें कि आपने पढ़ा कि भाई जो बच्चे हैं, ग्रीष्म ऋतु है, हमारी गर्मी का मौसम बढ़ रहा है और उसी में जब लाइट चली जाती है तब ये देखते हैं कि इतनी गर्मी लग रही है, हवा नहीं चल रही है, पानी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी अस्वच्छता बिखरी हुई है, मतलब कुछ भी चीज़ें, कोई प्लास्टिक की चीज़ें हैं, कुछ भी यहाँ वहाँ फैली हुई हैं। तब फिर आपस में बात करते हुए कहते हैं कि तो ऐसा तो होना ही चाहिए, क्योंकि जितना कि हमारे अंदर आधुनिकता आती जा रही है हमारे समाज में, कि कहीं पे मेट्रो लाइन बन रही है तो पेड़ों को काट दिया, हमारी नई नई कॉलोनीज बननी है तो उनके लिए पेड़ काट दिया, वहाँ पे इमारतें खड़ी हो गई। तो ये सब हमारा पर्यावरण का असंतुलन होता जा रहा है, पर्यावरण हमारा असंतुलित होता जा रहा है हमारे ही द्वारा किए गए काम का। तो कहते हैं कि हमें इसके प्रति जागरूक होना चाहिए, तभी जाके हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा, और पर्यावरण सुरक्षित होगा तो आप सुरक्षित होंगे, है ना। तो यही संदेश इस पाठ में दिया गया। तो अब चलते हैं हम अभ्यास कार्यों पे, और अभ्यास कार्य करवाने के पहले हम आपको उस पाठ में आए हुए संधि शब्दों को भी बताते हैं, क्योंकि जो जिससे आप जब उस पाठ को पढ़ें, स्वयं भी एक बार पढ़ें, हम हमेशा कहते हैं एक बार हम पढ़ा दें, उसको एक बार स्वयं भी पढ़िए, तो उनमें बीच बीच में जो शब्द आए हैं वो किन से मिलकर बने हुए हैं इनको हम आपको बता देते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु बना हुआ है, किससे मिलकर बना है? ग्रीष्म और ऋतु शब्द से। किससे मिलकर बना है? ग्रीष्म और ऋतु, यानी गर्मी की ऋतु। अब कहते हैं विद्युत भावे, किससे मिलकर बना है? विद्युत और अभावे से। यहाँ पे देखेंगे ये जो द शब्द आया है, ये जो द अक्षर आया है जशत्व संधि की वजह से, जशत्व संधि के नियम से आया है। जहाँ पे ये जो त था, त हमारा किस में परिवर्तित हो गया? द में बदल गया, और ये बन गया विद्युत, और अगर तोड़ें इसको तो ये विद्युत और अभावे शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। बहिरागतः, क्या लिखा है? बहिरागतः, यानी जो र आया है हमारा किन किन शब्दों से मिलकर बना है? बहि और आगत, बहि और आगतः, जिसमें कि हमारे यहाँ पे रत्व जो संधि होती है उसका नियम लगा है, जिसमें कि विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या बना है? बहि आगतः। आगे लिखा हुआ है प्रचंड ताप कालः, तो किन किन शब्दों से मिलकर बना है? प्रचंडा। अब प्रचंड तो नहीं होता, प्रचंड होता है, प्रचंड होता है, तपकाल होता है, लेकिन अगर प्रचंड को हटा दिया जाए तो यहाँ से अतपकाल हो रहा है, तो इसमें से बढ़िया की मात्रा निकल रही है, तो वो कहाँ से कहते हैं? अब पहले अतपकाल देखिए क्या सही हो रहा है? नहीं, आतपकाल कहें तो ये सही हमारा शब्द बनेगा, यानी भयानक गर्मी का काल। कहते अन्यश्च, अन्यश्च जो शब्द बना है, अन्यतश्च बना हुआ है, तो अन्यतः और च शब्द से मिला है। यहाँ पर हमारी सत्व संधि जो होती है विसर्ग की, उसका नियम लगा हुआ है। जितनी भी संधियों के हम नाम ले रहे हैं आप उनको लिखते जाइए, और जैसे ही आप YouTube पे सर्च करेंगे, 10th क्लास में हमने ये सारी संधि करवाई हुई हैं। और वो अब आपको ये बताएं, बच्चों को लगता है कि 10th क्लास में समझाइए तो उनके लेवल की होगी, लेकिन बात ये है कि संधि को चाहे हम 6 में पढ़ाएं तो भी संधि वैसी ही रहेगी, 10th में पढ़ाएं तो तब भी संधि ही रहेगी। दीर्घ संधि का नियम ऐसा नहीं है कि 6th क्लास के लिए कुछ और हो जाए और 10th के लिए कुछ अलग हो जाए। तो जब तक कि हम आपसे कह ही रहे हैं कि 12th क्लास तक ये हमारा 12th लेसन हो चुका है, 3-4 लेसन और रह गए हैं, 3 लेसन और रह गए हैं, 15 पाठ है पहेलिका तक, पहेलियां तक। वो जैसे ही पूरा होगा वैसे ही आपकी तुरंत आपका व्याकरण भी शुरू होने वाला है, तो उसके पहले ये जो चीजें आए तो उनको देखते जाइएगा, ठीक है ना। जैसे हमने कहा अन्यतः में हमारी सत्व संधि का नियम लगा है, जिसमें कि आगे आने वाले चा की वजह से ये जो विसर्ग होता है श में परिवर्तित हो जाता है, और यहीं पर अगर विसर्ग के बाद आने वाला अक्षर त होता तो ये विसर्ग सा में बदल जाता, ठीक है। और यदि यहां पर आने वाला अक्षर चा के स्थान पे अगर टा होता तो यही विसर्ग शा में बदल जाता। यही एक सत्व संधि का नियम है। बस लिखा है सर्वथा अवरुद्ध, किससे मिलकर बना है? सर्वथा और अवरुद्ध शब्द से मिलकर बना है। बहिरागत्या अपि, किससे मिलकर बना है? बहिरा, तो बहि शब्द यानी बाहर का अर्थ होता है। रा कहां से आया? रत्व संधि से। तो ये जो र है
आधा रा बना दीजिए विसर्ग में और उसमें जो बड़ा आ छुपा हुआ है रा में उसको बाहर निकालिए तो आगत्य हो जाएगा। और आगत्या अपि जो पीछे बाद में लगा हुआ हो वो भी शब्द से होता है, यानी बाहर आकर भी, बहिरागत्या अपि बाहर आकर भी शब्द से हमारे ये शब्द मिलकर बने हुए हैं। लिखा है स्वेद जायते, स्वेद यानी पसीने से उत्पन्न, कहते हैं स्वेद जायते। तो यहाँ पर हमारा कौन सा है, त हमारा जा में परिवर्तित हुआ है। यहाँ पर भी हमारी दो संधियां लगी हैं, एक हमारी श्रुत संधि होती है, एक हमारी जश्न संधि होती है। ये विसर्ग संधियों के नाम ले रहे हैं हम, ठीक है, जिसमें कि पहले ता जो होता है वो ता वर्ग कभी भी चा वर्ग के साथ में आता है तो वो किसमें, अपने ही चा वर्ग में बदल जाता है, इसी के वर्ग में परिवर्तित होता है। ये तो जो हमारी शुत्व संधि होती है उसका नियम होता है। और फिर ये जो चा बना वो अपने आगे आने वाले स्वर या व्यंजन के योग में जा में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात इसमें दो नियम लगे हैं, लेकिन हमारा मूल शब्द क्या है, स्वेदत और जायते। अगर हम जसत्व संधि सीधा कह देते तो आप यहाँ पर कहते कि मैम आप बता रहे थे कि पहला अक्षर अपने ही तीसरे अक्षर में, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। ये हमने जसत्व संधि का नियम बताया। तो इस प्रकार से तो यहाँ पे ता की जगह पे दा आना चाहिए था, तो क्या बनना चाहिए था, यहाँ पे स्वेद जायते नहीं बनना चाहिए था, स्वेद जायते बनना चाहिए था, जा की जगह पे दा आना चाहिए था। तो आप कहेंगे भाई फिर ऐसा क्यों हुआ कि ता के स्थान पे यहाँ पे जा आ गया। तो क्या होता है कि एक संधि जो व्यंजन हम जिसका नाम बता रहे हैं उसका जो सूत्र होता है वो होता है स्तोहो इश्चुना इश्चुहु, जिसका अर्थ होता है, समझ लीजिए 2 मिनट, सब काम की ही चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ आपको काम में नहीं आने वाली हैं। इसका नियम होता है स्तो यानी स और ता वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं, त थ द ध न, ठीक है। इनके बाद में इश्चुह यानी श और चा वर्ग अगर आ जाए, च छ ज झ और य अगर ये आ जाए तो ये सभी इश्चुह में बदल जाएंगे, यानी किसमें, श च छ ज और झ और य इनमें बदल जाएंगे। क्या हुआ, सा के बाद में श च छ ज झ या कुछ भी दिखे तो सा किस में बदल जाएगा, इस वाले सा में, ठीक है। फिर इसके बाद कहें ता के बाद अगर ये इन में से कोई भी अक्षर लिखा हुआ हो, तो अभी यहाँ पे यही हुआ कि ता के बाद में जा लिखा हुआ था, तो जो ता है ऐसा नहीं है कि जा में बदल जाएगा, ता अपने ही जैसे, यानी ये ता 1 नंबर पे है ना, तो वो 1 नंबर वाले चा में ही बदलेगा। अगर थ के बाद इन 5 में से कोई आ जाता है, ये थ के बाद में श च छ ज झ या इनमें से कोई भी आ जाता है, तो जो थ होता है दूसरे नंबर पे होता है, तो वो किसके, इश्चुह के दूसरे नंबर में ही बदलेगा, थ छ में बदलेगा। ऐसे ही दा का कंडीशन होता है कि इसके बाद में इन व्यंजनों में से कोई व्यंजन होगा, स्तो के बाद इश्चुह होंगे तो क्या बन जाएगा, वो इश्चुह में बदल जाएंगे। तो ये द तीसरे नंबर का होता है तो वो तीसरे नंबर के जा में बदल जाएगा। ऐसे ही ध झ में बदल जाएगा और न या में बदल जाएगा। तो ये एक पहले तो क्या हुआ, इश्चुत संधि से ये जो त था, त के बाद इश्चुह यानी चा वर्ग का जा आ गया, तो ये पहले नंबर से पहले नंबर में ही बदल जाएगा, यानी ता वर्ग से ये चा वर्ग के पहले नंबर में बदल जाएगा। तो पहले तो यहाँ पे ये चा हो गया, ठीक है, ता के स्थान पे यहाँ पर पहले परिवर्तित होके क्या हुआ, इश्चुह संधि से इश्चुत्व संधि से च बन गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर इसमें नियम लग गया जशत्व संधि का, जिसमें कहते हैं किसी वर्ग का पहला अक्षर लिखा हुआ हो और उसके बाद कोई स्वर व्यंजन लगा हुआ हो, तो फिर वो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तो चा के बाद तीसरा अक्षर कौन सा आता है चा वर्ग में, च छ ज, किस में बदला, जा में, तो चा बदल गया क्रमशः जा में। तो यहाँ पे 2 संधियों के नियम लगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो श्वेत जायते बना हुआ है किससे मिलकर बना है, श्वेत और जायते से, ठीक है, किससे मिलकर बना है, स्वेवत जायते। अब आगे लिखा है सृष्टिर निर्खलः। यहाँ पर फिर से देख लीजिए, सृष्टि और निखिला दोनों
अलग अलग शब्द बन रहे हैं, लेकिन बीच में जो र आया है वो कहाँ से आया है, हमारी विसर्ग संधि में रत्व संधि से, जिसमें कि विसर्ग किसमें, र में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही देखें जीवेत्यनेन, यहाँ पे जहां पे आपको ये अवग्रह दिखे ना, तो बस आपको क्या करना है, आगे वाले शब्द को जैसा का तैसा लिख दीजिए और अ को अवग्रह, जो अवग्रह है उसको आ में परिवर्तित करके लिख दीजिएगा, जिसका अर्थ है जीव्यते अनेन। ठीक है, यहां देखें सर्वातिशाय मूल्यम, यानी सर्वातिशाय, अब ये जो सर्व है उसमें क्या लिखा है, अतिशाय मूल्यम मिलकर बना है, तो ये क्या बन जाएगा, सर्व अलग कर देंगे और यहां पे क्या बन जाएगा, साय मूल्यम अलग हो जाएगा। आगे देखते हैं आरक्ष विभाग जना इव, आरक्षित, देखिए आरक्षी यानी पुलिस, विभाग जना एव, जैसे अपन ने नहीं पढ़ा था उसमें कि ऐसे गायब हो जाते हैं, जैसे उस समय पे किसी घटना के स्थान पर जब पुलिस उस समय पे नहीं आती है, इसी प्रकार की चीजें यहाँ पे एक उदाहरण आया है अपने पाठ में जिसको हमने पढ़ाया है आपको। तो ये हमारा शब्द जो आया है उसका वो कहाँ से आया है, कहते हैं आरक्षी विभाग जनाह और एव। ठीक है, यहां से हमारा मिलकर बना हुआ है दो शब्दों से। लिखा हुआ है सत्यमेव उक्तम, क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव उक्तम, तो सत्यम एव उक्तम शब्द से मिलकर बना है। सत्यम में ए मिला तो ये हो गया एव, और यहाँ पे अ और उ के मेल से ओ की संधि बनी। ओ की संधि गुण संधि में बनती है, नया गुण बनता है जब अ उ से मिलता है, अ ई से मिलता है तो नया गुण बनता है, ए बन जाता है, अ जब उ से मिलता है तो नया गुण बन जाता है, ओ बन जाता है। तो ये क्या हुआ, किन शब्दों से मिलकर बना है, सत्यम एव उक्तम से। यहां देखें पंसो भयादित्यस्येव, तो ये किन किन शब्दों से मिलकर बना है, पंस भय अर्दितस्य एव शब्द से। आगे देखते हैं तद्वनम किससे मिलकर बना है, तत् और वनम से। फिर से देख लीजिए, तद जो शब्द आया है बीच में जिसके नीचे व लिखा हुआ है, ये तद्वनम, तो जो द है कहां से आया है, जशत्व संधि से, तत्वनम तद्वनम में बदल गया। त अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल गया। आगे देखते हैं ऐसे ही एतदपि, एतत और अपि शब्द से, पहले ये त दा में परिवर्तित हुआ और ये आ इसमें आके मिल गया तो ये पूरा दा बन गया। तो किससे मिलकर बना है, एतदपि। ठीक है, कामचित, यहां पर हमारी कौन सी एक अनुनासिक संधि होती है उसका नियम लगा हुआ है, जिसमें म यानी कोई भी अनुनासिक वर्ण अपने ही आगे आने वाले वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाता है। तो जैसे मां के बाद यहाँ पे क्या आया है, च आया है, तो मां नहीं रहेगा, चा के ही पंचम अक्षर में बदल जाएगा। तो चा का पांचवा अक्षर क्या होता है, य। तो आपने देखा होगा किंचित को किंचित लिखा हुआ होता है, देखा है आपने, देखिए यहाँ पे कांचित लिखा हुआ है। और ऐसे ही आपने ये देखा होगा जो किंचित शब्द होता है वो भी कैसे बनता है, किम और चित से मिलकर बनता है। ठीक है, जिसमें कि जो म होता है इस वर्ग की, यहाँ पे जो भी वर्ग का अक्षर होगा, चा वर्ग का अक्षर है तो मां इसी का पांचवा अक्षर बन जाएगा। तो ये यहाँ पे ये मां क्या बन जाएगा, य बन जाएगा, और ये किंचित बोलते हैं हम इसको। इस प्रकार से अनुनासिक संधि का नियम लगा है। चव अवकारम, ये च और अवकरम शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कि च में छुपा हुआ अ से मिलता है, दीर्घ संधि का नियम लग जाता है और चावकारम बन जाता है। आगे कहते हैं लिखा है अशिक्षित एवा चराम, यानी अशिक्षित एव। अब यहाँ पे जो आचरम शब्द लिखा हुआ है इसमें छुपा हुआ है कि एव यानी होता है भांति की या प्रकार से, अशिक्षित की भांति, और क्या लिखा था, अचरामः यानी हम आचरण करते हैं। तो एवाचरमः, एवाचरामः किससे मिलकर बना है, एव आचरामः से। तो यहाँ पे जो अ और आ का मेल हुआ तो यहाँ पे दीर्घ संधि का नियम लगा, तो ये बन गया अशिक्षितः, यहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ है। ठीक है, जो अगर विग्रह करें तो क्या बनता है, अशिक्षितः। और एवा में से एव हटाइए यानी भांति, एव का अर्थ क्या होता है, जिसकी प्रकार से, इसकी भांति यानी इसके जैसा, यानी अशिक्षित की भांति, अशिक्षित के जैसे आचरामः, ये हमारा इसका विग्रह पद बनेगा। आगे लिखा है इदानीमेव मेवा गच्छामि, तो यहाँ पे इदानीम अलग पहले निकालेंगे, इदानीम यानी इस प्रकार,
ही, एव अलग निकालेंगे, एव यानी हो जाता है ही। इस प्रकार से ही, ऐसे ही कहते हैं आगच्छामि। आगच्छामि शब्द कहाँ से निकलेगा? एवा जो यहाँ पे छुपा हुआ है, मेवा लिखा हुआ है, तो पहले तो इदानीम शब्द अलग कीजिए, माँ अलग जाएगा तो ए बाहर निकल आएगा। और जब वा को जब तोड़ेंगे, जो बड़े आ की मात्रा वाला बना हुआ है, तो दीर्घ संधि को जब तोड़ते हैं तो क्या होता है? बड़े आ की मात्रा दो छोटे छोटे आ या दो बड़े बड़े आ या छोटे बड़े आ में बदलता है। बस टूटेगा, ये ध्यान रखना है। अगर बड़े आ को कभी आप तोड़ रहे हो तो उसको आ में ही तोड़ना। तो यहाँ पे एक अ इसको दे दिया और एक आ इसको दे दिया, तो ये क्या बन गया? आगच्छामि बन गया। ठीक है, आगे लिखा है मार्गे इत्यादीनाम, यानी मार्गे इति आदीनाम। ठीक है, मार्ग में यह आदि चीजें। ठीक है, तो ये हमारा किस किस से मिलकर बना है? मार्गे, यहां से हटाइए, मार्गे शब्द अलग होगा तो बन जाएगा त्या, मार्गे इति। तो इत जो यह जो बना है कहाँ से आया है? बोले हमारी यण संधि से, ई या में बदल जाता है। और यहाँ पे क्या बन गया? मार्गे त्या, और कहाँ से? वो ये जो छोटी ई की मात्रा है ये भी या में बदल जाएगी और आ इससे मिलकर बन जाएगा, इत्यादीनाम बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अ और ई के मेल से पहले तो ई की ए की मात्रा बनी। हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो रहे हो, इसको हम आपको बना के ही बता देते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ये लिखा है मार्गे, अच्छा पहले विग्रह पद लिख लेते हैं। लिखा है मार्ग, ठीक है, फिर लिखा है इति और फिर लिखा है आदि नाम। ठीक है, अब देखिए इसको हम आपको बना के दिखाई देते हैं कैसे बना। मार्ग शब्द में क्या छुपा हुआ है? अ, र नहीं छुपा है। कभी ये मत सोचिएगा कि ये र लिखा हुआ है, इसका तो ये जो र है वो तो आगे लगा हुआ आधा हमारा र है। तो ये जो ग पूरा दिख रहा है वो कैसा है? ग अ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और जब हमने कौन सी संधि पढ़ी थी? अपनी गुण संधि पढ़ी है, जिसमें कि कहते हैं हमारे अ और ई के, अ और ई के मेल से एक नया गुण बनता है जिसको ए कहते हैं। तो ये जो ए की मात्रा है वो मार्ग में आकर लग जाती है, तो ये बन गया मार्गे। अब मार्गे जो अ और ई का मेल बन के ए की मात्रा हो गई तो ई हो गई गायब। अब बचा क्या? मार्गे ती, ठीक है, और फिर लिखा है आदि नाम। ठीक है, अब क्या होगा? अब फिर से जब दो स्वर आपस में टकराते हैं तो कुछ ना कुछ नया परिवर्तन होता ही है। तो क्या होगा? छोटी ई की मात्रा आ से, आगे होने से, अपने से भिन्न स्वर होने की वजह से, अपने जैसा ना दिखने वाले स्वर की वजह से या में बदल जाती है। तो ये क्या बन जाएगा? मार्गे, और ता रह जाएगा आधा, और ये जो छोटी की मात्रा है वो या में बदल जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब बाद में हमारा आ लिखा हुआ है तो य के साथ में ये आ के जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा या मार्गे त्या, और फिर बाकी बचा क्या है? दीनाम। तो ये हमारा आगे इसमें मिल गया। तो किन किन शब्दों से मिलकर बना है? मार्गे इत्यादि नाम, मार्गे इति आदि नाम। यहाँ पर गुण संधि का नियम लगा, यहाँ पे यण संधि का नियम लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये शब्द बना मार्ग इति आदि नाम से। कहते हैं सुपर्यावरणे नानस्ति, कहते हैं सुपर्यावरणे। अब देखिए यहाँ पे सुपर्यावरणे तो हमें शब्द मिल रहा है कि अच्छे पर्यावरण में, लेकिन यहाँ पे आस नास्ति लिखा हुआ है। अब अगर हम कहें कि सुपर्यावरणे अलग लिख दें और फिर अब हम कह दें ना अस्ति लिख दें, तो भाई इसका क्या अर्थ निकल रहा है? बोले अर्थ गलत निकल रहा है कि सुपर्यावरण नहीं है। लेकिन वहाँ पे हमारी जो पाठ्य पुस्तक जब हमने पढ़ी है, पाठ पढ़ा हुआ है, उसमें क्या अर्थ निकल रहा है कि सुपर्यावरणेन या सुपर्यावरण के द्वारा है, ऐसा अर्थ निकल रहा है। तो इसमें के द्वारा का या से का अर्थ निकलना है तो हम क्या करेंगे? सुपर्यावरणेन अलग निकालेंगे और ये जो आ की मात्रा है, जो ना में आ की मात्रा छुपी हुई है, उसको तोड़ेंगे तो दो आ निकलेंगे, क्योंकि दीर्घ संधि में दो जो छोटे छोटे हों, बड़े बड़े हों, छोटा बड़ा हो, बड़ा छोटा हो, आगे पीछे, तो क्या होता है? दो आ मिलके बड़ा आ बनाते हैं। तो यहाँ पे जो बड़ा आ बना हुआ है, दो आ से मिलकर बना हुआ है। तो क्या किया? इस आ को जब तोड़ा तो उसमें से एक आ इसको दे दिया, तो ये बन गया सुपर्यावरणेन,
यानी इसमें तृतीया विभक्ति लग गई, और एक अ इसको दे दिया जो बाद में स्ति बना हुआ था इसको दे दिया, तो ये अस्ति बन गया, और दोनों ही सही अर्थ वाले शब्द बन गए। अब लिखा है कथनचित, किससे मिलकर बना? कथम और चित शब्द से। ठीक है, अभी जैसे कि हमने पहले भी आपको अनुनासिक संधि का नियम बताया। च अपसार्य किससे मिलकर बना है? चापसार्य। तो चा में बड़े आ की मात्रा, अकेला चा और पसार्य अलग निकालें तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन इसको चा से तोड़ लेते हैं तो चा को करते हैं अलग, जिसका अर्थ निकला और अगर उसमें से बड़े आ की मात्रा निकालेंगे तो ये दीर्घ संधि के अनुसार अपसार्य में बदल जाएगा। ठीक है, ऐसे लयाभावात किन शब्दों से मिलकर बना है? लय और अभावात से। यहां भी दीर्घ संधि का नियम लगा, अ और आ के मेल से बड़ा आ बन गया और लयाभावात बन गया। फिर कहते हैं कमलेत्यादीनि, तो क्या लिखा? कमले। अब जो ए की मात्रा है कहां से आई है? अ और ई के मेल से, तो क्या हुआ? कलम, इति और आदि ने। ठीक है, फिर से वही जैसा अपन ने पहले मार्ग इत्यादि नाम पढ़ा हुआ है वैसे ही यहाँ पे अ और ई के मेल से ई की मात्रा बनी। फिर जो य बना हुआ है वो छोटी ई का जब आ से मेल हुआ तो छोटी ई या में बदली, बड़ा आ मिल गया तो ये या हमें सामने दिखने लगा और उसमें क्या बन गया? कमलेत्यादीनि। ठीक है, अब आगे देखते हैं, लिखा हुआ है एवमेवाल्पन्तः, यानी एवं एव आलपंतः, एवं यानी इस प्रकार से ही आलपंता बातचीत करते हैं। आगे लिखा है स्वच्छताभियान अपि, किससे मिलकर बना है? स्वच्छता अभियानम अपि। यहाँ पे जो अवग्रह दिखे उसको तो आ में तुरंत बदल ही दीजिएगा तो तुरंत अर्थ निकल आएगा। स्वच्छता अभियानम और पीछे पी लगा हुआ हो तो पीछे वाले शब्द आगे वाले शब्द में से आ निकाल लीजिए और बाहर करके अपि कर देना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा इनके सही संधि विग्रह बनेंगे, या फिर इसलिए ये संधि विच्छेद और विग्रह बता रहे हैं जिससे आपको पता चले कि ये संभवो भुवि बना हुआ है, किन शब्द से मिलकर बना है? संभवः भुवि, यानी संभव होगा। ठीक है, कहता है अतीवानंद प्रदो यम। अब देखिए फिर से कहाँ बनेगा? अति। ठीक है, फिर एव। ठीक है, क्या बना? अति एव, तो छोटी ई और छोटी ई दो ई मिली बन जाती है बड़ी ई, तो क्या बन गया? अतीव। अब वा में भी बड़े आ की मात्रा कहाँ से आई? अ और आ से, तो ये हो गया वा। वा में ये आ के मिल गया तो क्या बन गया? वा। दीर्घ संधि का नियम बना। ठीक है, अतीवा बन गया। आनंद प्रदो, अब ओ की मात्रा आई है और हमारा अवग्रह दिखा है तो इसको तो बना दीजिए अ, और ओ की मात्रा अगर अवग्रह के पहले हो, इस अवग्रह के चिन्ह के पहले कहीं पे भी आपको ओ की मात्रा दिख रही हो तो समझ जाइएगा कि ये ओ की मात्रा विसर्ग से ही निकलकर आई है। तो क्या बना? आनंद प्रदः और अयम। तो इस प्रकार से ये होते हैं आपके संधि विच्छेद। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं प्रश्न उत्तर पर। ये अपने पूरे पाठ के जितने भी संधि शब्द आए थे उनको हमने आपको बता दिया, क्योंकि ये जब एक साथ में आते हैं उनमें भाई किसी में अपि जुड़ा है, किसी में एव जुड़ा हुआ है और हमें लगता है ये कोई नया शब्द है। नया शब्द नहीं है, वही पुराने शब्दों में जब एक दूसरे से एक के ज़्यादा, एक में एक और शब्द जुड़ गया, दूसरा जुड़ गया, तो हमें लगने लगता है ये बड़ा शब्द कहाँ से आ गया, तो इसलिए हमने उसको संधि विग्रह आपको बता दी। अब चलते हैं, हमारा उत्तर आता है केन पीड़ितः वैवभः बहिरागतः। केन यानी किसके द्वारा, पीड़ित, किसके द्वारा पीड़ित वैभव बाहर आता है। किससे पीड़ित होता है? कि कहते हैं प्रचंड उष्णता, किससे? प्रचंड गर्मी के द्वारा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रचंडोष्मणा, या तो ये लिख दीजिए, या फिर किससे? विद्युत भावेन, यानी विद्युत का जो अभाव हो गया था उससे। या तो गर्मी से पीड़ित हुआ या इससे। अब क्योंकि हमें एक पद लिखना है, या तो आप ये लिख दीजिएगा तभी आपका सही हो जाएगा, या फिर विद्युत भावेन लिख देंगे तब भी आपका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही चीजें हुई थी। लाइट जाने से पीड़ित हो गया था, लाइट गई तो उसको गर्मी लगी, तो एक तो उसका कारण क्या बना, किस कारण से गया वो बाहर, एक तो उसको गर्मी लगी इसलिए और एक लाइट चली गई इसलिए। तो दोनों में से जब हमें एक पद लिखना है तो इन दोनों में से कोई भी एक पद आप लिख दीजिए, आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, और उसी को वाक्य में लिखना हो तो क्या करना है आपको? इन दोनों में से कुछ भी एक लिख के केन के स्थान पे
पीड़ितः वैभवः बहिरागतः लिख दीजिएगा, आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, या तो आप लिखेंगे प्रचंडोष्मणाः पीड़ितः वैभवः बहिरागतः, या फिर आप क्या लिखेंगे, या फिर उत्तर लिखेंगे विद्युत भावेन पीड़ितः वैभवः बहिरागतः। तो इस प्रकार से ये आपका सही उत्तर बन जाता है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, जिसमें लिखा है भवनेत्यादि नाम, यानी भवन इति आदि नाम निर्माणाय, निर्माण के लिए के कर्त्यन्ते, किनको काटा जाता है। भवन इति, भवने इति आदि नाम, भवनेत्यादि नाम, फिर से देख लीजिए संधि शब्द कैसे बना, भवन इति आदि नाम, यानी भवन आदि के निर्माण के लिए, निर्माण शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगी है, यानी निर्माण के लिए के यानी किनको, कर्त्यन्ते किनको काटा जाता है, तो आप लिखेंगे वृक्षाः, उत्तर आपका आ जाएगा वृक्षा। ठीक है, अब अगर इसी को वाक्य में लिखना है तो आप क्या करेंगे, के स्थान को बस हटाएंगे और लिखेंगे भवनेत्यादि नाम निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते, तो ये आपका उत्तर बन जाएगा। आगे लिखा है मार्गे किम दृष्टा बालाः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, मार्ग में क्या देखती हुई बालाः, बालक जो क्या कर रहे हैं, मार्ग में क्या देखते हुए जो बालक हैं, परस्परम आपस में वार्तालापम कुर्वन्ति, क्या बालक क्या देखते हुए वो आपस में बातचीत करते हैं, कह रहे हैं यत्र तत्र अवकर भांडारम, अवकार भांडारम किनको कहा जाता है, कूड़ेदान को, जो डस्टबिन होते ना उनको कहा जाता है। तो यहाँ वहां किनको देखते हुए, अवकर भांडारम, या तो आप अकेला ये लिख दीजिए तो ये भी आपका सही उत्तर बन जाएगा, एक पद में उत्तर बन जाएगा। लेकिन यत्र और तत्र लिख देंगे तो उससे और भी सही अर्थ निकल के आ जाएगा कि यहाँ वहाँ देखते हुए, जहाँ तहाँ कूड़ेदान देख रहे हैं उनको देखकर वो आपस में बातें करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है वयम शिक्षिता अपि कथमाचरामः, यानी हम शिक्षित होते हुए भी कथम कैसा आचरामः, कैसा आचरण करते हैं, तो कहेंगे अशिक्षिता एवं, अशिक्षित की भांति। कैसा करते हैं, अशिक्षित की भांति। हम शिक्षित हैं, हमें पता है कचरा डस्टबिन में ही डालना चाहिए, कूड़ेदान में भी डालना चाहिए, लेकिन नहीं डालते हैं। ग्रीन और अभी तो अपने ब्लू और ग्रीन डस्टबिन रखे रहते हैं, जिसमें कहते हैं जो ग्रीन है मतलब जो नष्ट हो सकता है, या फिर जो ऐसा जैविक अपशिष्ट का अर्थ क्या होता है कि जैसा ऐसा जो कचरा जो रिसाइकिल हो सके उसको आप ग्रीन में डाल दीजिए, और जो ऐसे हैं प्लास्टिक के हैं, कांच के हैं, कोई चीज़ें हैं उनको ब्लू में डाल दीजिए। लेकिन फिर भी इतना नहीं समझ पाते हैं बच्चे क्या सब बड़े सब लोगों की बात कह रहे हैं, नहीं समझते हैं कि ग्रीन वाला जो खाने की चीज़ें होती हैं उनका बचा हुआ जो भी कचरा होता है उसको ग्रीन में डालना चाहिए, ब्लू में ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए जो नष्ट नहीं हो सकती हैं, लेकिन नहीं करेंगे। हम तो ग्रीन में भी सब डालेंगे और ब्लू में भी सब डालेंगे। तो यही क्या लिखा हुआ है कि हम शिक्षित होते हुए भी हम क्या करते हैं, अशिक्षिता एवं अशिक्षित की भांति काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे लिखा है प्लास्टिकस्य मृत्तिकायाम, यानी प्लास्टिक की मिट्टी में लयाभावात, लय के अभाव से यानी नष्ट होने के अभाव से, कस्य कृते किसके लिए, महती क्षति भवती किसके लिए महान क्षरण हो रहा है, पर्यावरण। तो कस्य के स्थान पे हम लिख देंगे पर्यावरणस्य, पर्यावरण का, पर्यावरणस्य कृते, पर्यावरण की महती क्षति भवती, महान क्षति हो रही है। पर्यावरण की क्या हो रही है, हमारी क्षति हो रही है, हमें नुकसान होगा उससे। ठीक है, क्योंकि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो किसकी वजह से हो रही है, भाई पेड़ों की कटाई की वजह से। सीधी सी बात है, सबको पता है लेकिन फिर भी पेड़ काट रहे हैं, है ना। तो और जो प्लास्टिक जब मिट्टी में नहीं नष्ट होती है तो उससे किसको नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को। और पर्यावरण में कौन रहता है, हम, सबसे ज़्यादा हम ही सबको नुकसान होना है। ठीक है, तो एक पद में लिखना है तो पर्यावरण से लिख दीजिएगा, और उसी को अगर पूरे वाक्य में बनाना हो तो लिख देना प्लास्टिकस्य मृत्तिकायाम लयाभावात, लयाभावात यानी लय के अभाव में पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। अब आगे लिखा है अद्य निदाघताप तप तस्य किम शुष्कताम याति। अब कहते हैं प्रचंड जो गर्मी की वजह से क्या सूख रहा था, प्रचंड जो गर्मी हो रही थी, निदाघ तप
ताप तप्तस्य, यानी जो गर्मी की प्रचंड से तप जब रहे थे तब क्या शुष्क था, क्या सूख रहा था, तो कह रहे थे तालु। तो किम के स्थान पे आ जाएगा तालु सूख रहा, मेरा तो मुंह सूख रहा है पानी, मेरा तो गर्मी की वजह से मुंह सूखा जा रहा है, ऐसी बातें कर रहे थे ना आपस में बच्चे। तो किम शुष्कताम याति, क्या सूखा जा रहा था, तो कहेंगे तालु। तो ये आपका हो जाएगा सही उत्तर एक पद में। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर, जिस पे लिखा है पूर्ण वाक्येन उत्तराणी लिखत, यानी पूर्ण वाक्य में के द्वारा, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तराणी लिखत, उत्तर को लिखिए। क्यों हमने के द्वारा बोला, क्योंकि उसमें एन तृतीया विभक्ति लगी है। ये हम बार बार आपको विभक्ति क्यों बार बार आपको टच करवाते हैं, इसलिए बार बार बोलते हैं, जिससे कि आप कहीं पे भी फिर एन देखेंगे तो कहेंगे इसमें के द्वारा बोलना है, क्योंकि मैडम बार बार कह रही है देखो एन लगा है तो के द्वारा बोलो, देखो स्या लगा है तो काकी के का अर्थ बोलो, जहाँ ए लगा है तो आप कहोगे देखो मैडम ने कहा था सप्तमी विभक्ति होती है, मैं का अर्थ निकालो। आप इन चीजों को सुनते सुनते आपको याद हो जाएंगी। आगे लिखा हुआ है, प्रश्न आता है परिमिंदर गृहात बहिरागत्य किम पश्यति। परिमिंदर जो गृहात घर से, आत लगा है, पंचमी विभक्ति है। आत शब्द कहाँ आता है, आत जो प्रत्यय है कहाँ आता है, पंचमी विभक्ति में। जैसे बालक बालकात हो जाता है, राम रामात हो जाता है, वृक्ष वृक्षात हो जाता है। घर से बहिरागत, बाहर आ रहा है ना, क्या हो रहा है, अलग हो रहा है वो। परमिंदर गृहात बहिरागतः, बाहर आते हुए, आकर, आगत्य आकर, किम पश्यति क्या देखता है, तो परमिंदर गृहात बहिरागत्य। अब यहां तक तो ये यहीं से मिल गया हमें उत्तर, ठीक है। अब किम की जगह लिखेंगे यत, कि किम पश्यति के हम लिखेंगे क्या देखता है की जगह लिखेंगे कि वायु वेग तो, यानी वायु वेग तो, यानी हवा चलने की गति तो सर्वथा अवरुद्धम अस्ति। कैसी है, सर्वथा अवरुद्ध है, बिल्कुल। अब यहाँ पे आपको अगर दो तरह से आप इसको सर्वथा अवरुद्धम को दो प्रकार से लिख सकते हैं, या तो आप इसको साथ में लिख दीजिए, और अगर आपको संधि शब्द नहीं लिखना है तो इसको अलग अलग भी आप लिख सकते हैं, सर्वथा अवरुद्ध, सर्वथा अवरुद्ध अस्ति। इस प्रकार से भी आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, या तो संधि शब्द लिख दीजिए, नहीं तो संधि विग्रह शब्द लिख दीजिए, अर्थ एक ही है कि परमिंदर घर से बाहर आकर देखता है कि वायु वेगा तो सर्वथा अवरुद्ध अस्ति। आगे लिखा है अस्माभि, यानी हम सब के द्वारा, केशाम निर्माणाय, किसके निर्माण के लिए, वृक्षा कर्त्यन्ते, किसके निर्माण के लिए वृक्ष को काटा जा रहा है, तो भवना नाम, भवनों के, मेट्रो मार्गाणाम, मेट्रो के मार्ग के लिए, ऊपरी गामी सेतु नाम, ऊपर जाने वाले फ्लाईओवर, ऊपरी गामी ऊपर से जाने वाले जो मार्ग बन रहे हैं, सेतु, सेतु यानी पुल यानी ब्रिज, तो कहते हैं ऊपरी गामी, ऊपर जाने वाले सेतु नाम, सेतु के, मार्ग इत्यादि नाम, मार्ग आदि के निर्माण आए वृक्ष कर्त्यन्ते। अब यहां से यहां तक तो हमारा प्रश्न में ही मिल गया, ठीक है, यहाँ से प्रश्न में ही मिलेगा। अब हमें पर ये तो ये बताना पड़ेगा ना कि किस किस के लिए वृक्षों की कटाई हो रही है, तो आप बताएंगे भवना नाम, भवनों के, मेट्रो मार्गा नाम, मेट्रो मार्ग के, ऊपरीगामी सेतु नाम, ऊपर जाने वाले सेतुओं के, मार्ग इत्यादि नाम, मार्ग सेतु नाम, सेतुओं के मार्ग आदि में, आदि के निर्माण के लिए वृक्षः कर्त्यन्ते, वृक्ष काटे जा रहे हैं। आगे देखते हैं, विनयः रोजलिनम माहुए किम वदति, विनय रोजलिन को बुलाकर क्या बोलता है, तो हम लिखेंगे विनय रोजलिनम आहूय। अब इसको दो तरह से लिख सकते हैं, रोजलिनमाहूय लिखा हुआ है, या तो ये साथ में जब आएगा तो क्या बन जाएगा, ये थोड़ा सा हमें इसमें मिस्टेक लग रही है, इसको ठीक कर लीजिएगा अपनी पुस्तक में, पुस्तक में तो ठीक होगा, यहीं पे गलत लिखा हुआ है, माहूय, ये इस प्रकार से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या निकल रहा है, रोजलिनम आहूय, यानी रोजलिन को बुला करके, ठीक है। अगर इसको हम तोड़ के आपको बताएं तो किन शब्दों से मिलकर बना है ये, रोजलिनम, यानी रोजलिनम, रोजलिन को, आहूय यानी बुलाकर, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, या तो ये वाला माँ हटा दीजिए, और ये अगर माँ नहीं हटाना है तो इसको आ बना लीजिएगा, तो क्या बन जाएगा, विनयः रोजलिनम आहूय
रोजलिन को पुकारते हुए क्या कहता है? कहता है पश्य पश्य, देखो देखो, उपरितः, ऊपर से, इदानीम अपि, ये भी इदानीम अपि, ये भी, अवकरः यानी कचरे को, मार्गे क्षिप्यति, मार्ग में फेंक रही हैं। देखो देखो, ये भी क्या कहता है? किंवदति। तो आप देखिए, दो तरह से आप इसके उत्तर को लिख सकते हैं। एक तो इस तरह से लिख ही सकते हैं, यहाँ जरूर ठीक कर लीजिएगा, इसको आ बना लीजिएगा, ठीक है। और अगर आ नहीं बनाना है, माँ ही रहने देना है, तो इस माँ को हटा दीजिएगा, एक ही रहेगा। या तो माँ में आ मिलाने के लिए ये विग्रह पद लिख दीजिए, या फिर संधि वाला शब्द ये लिख दीजिए, रोजलिने माँ हुय, इस प्रकार से बन जाएगा। तो विनय रोजलिनम आहूय बोलकर क्या कहता है? पश्य पश्य, देखो देखो, उपरितः, ऊपर से, इदानीम अपि, ये भी, अवकरः कचरे को, मार्गे क्षिप्यते, मार्ग में फेंक रही हैं। देखा होगा आपने, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं लोग, ऊपर से सेकंड फ्लोर पे, अरे कौन नीचे तक जाए, तो लेके कचरा सीधा सड़क पे फेंक देता है। तो ऐसा ही रोजलिन कर रही थी, तो उसने भी उसको टोक दिया विनय ने, ठीक है। अब आगे प्रश्न आता है, लिखा है रोजलिन आगत्य किम करोति। अब जब उसने टोका, उसको रोक दिया, तो रोजलिन आगत्य, रोजलिन आकर के किम करोति, क्या करती है? तो आप कहेंगे रोजलिन आगत्य, रोजलिन आके, बालैः साकम, लड़कों के साथ में, कहते हैं स्वक्षिप्तम अवकरम, अपने द्वारा फेंके गए कचरे को, मार्गे विकीर्ण्यम, और मार्ग में भी, अपने द्वारा कचरे हुए फेंके को भी, और क्या कहते हैं? मार्ग में विकीर्ण्यम, अन्यत अवकरम, अन्य कचरे को भी, चा अपि को भी, संग्रह करके, अवकर कंडोले पातयति, अवकर कंडोल में यानी डस्टबिन में, पातयति डाल देती हैं, ठीक है। अगर आपको ये शब्द विकीर्णम, मन्य, दवकरम अगर आपको कठिन लगे, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? तोड़ कर लिख सकते हैं, विकीर्णम, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा, विकीर्णम अन्यत, ठीक है, अन्यत अवकरम। आपको अगर कठिन लग रहा हो ये संधि शब्द, तो इसको ऐसे कर लीजिएगा। यहां पर भी इस शब्द को भी आप तोड़ के लिख सकते हैं कि स्वक्षिप्तम यानी खुद के द्वारा फेंका गया, अवकरम कचरे को, ठीक है। क्या बन जाएगा? अवकरम, मार्गे, और मार्ग में, चा अपी को भी अलग अलग करके लिख सकते हैं, च अपी, हमने सबको तोड़ के लिख दिया है। अगर आप ये वाले शब्द, संधि वाले शब्द सही से याद ना कर पाए, अगर आपको लग रहा हो कि इसमें हमारी कुछ गलती हो सकती है, तो आप इनको अलग करके कैसे लिखेंगे? रोजलिन आगत्य बालैः साकम, रोजलिन आकर के बालकों के साथ, स्वक्षिप्तम अपने द्वारा फेंक गए, अवकरम किसको? कचरे को, अवकम लिखा है, अवकरम को, मार्गे मार्ग से, और चा का अर्थ यहां से निकल रहा है, और मार्ग में भी, विकीर्णम अन्यत अवकरम, मार्ग में फैले हुए अन्य अवकरण यानी कचरे को भी संग्रह उठाकर, अवकर कंडोले पात्यति यानी डस्टबिन में डाल देती है, ठीक है, कचरेदान में डाल देती है। अब हम इसको नहीं कर रहे हैं, आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा, अभी इरेज नहीं कर रहे हैं। अंत में जोसेफ जो होता है, पर्यावरण रक्षणाय, पर्यावरण क्षणाई है, पर्यावरण के रक्षण के लिए कह उपाय बोध्यति, कौन सा उपाय बताता है? तो अंते जोसेफ पर्यावरण रक्षण, यहाँ पर पर्यावरण छाय लिखा हुआ है, यहाँ पर पर्यावरण रक्षा यही लिखना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिएगा शब्द क्या है, कह क्या उपाय बताता है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या बनेगा? प्लास्टिकस्य अवरोधः, प्लास्टिक का अवरोह, नदी जले निबंजितः यानी नदी जल का को स्वच्छ करना, पशवः अपि पशुओं की भी रक्षणीयाः, पशुओं जो पशु पक्षी होते हैं उनके भी रक्षण के लिए उपाय बोध्यति। बस हम आप लोगों से जो ये शब्द कह रहे हैं इसको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको प्रश्न में से ही मिलेगा। ये पर्यावरण छाई लिखा हुआ है, पर्यावरण छाई, इसमें देख लीजिएगा, अगर हमारे हिसाब से इसमें पर्यावरण रक्षण होना चाहिए, पर्यावरण रक्षण के लिए, ठीक है। तो जो आपके प्रश्न में शब्द लिखा हुआ हो उसको यहाँ से रिप्लेस कर दीजिएगा, ये प्रश्न में से ही ये शब्द आएगा, पर्यावरण रक्षण के लिए, ठीक है।
क्या क्या बताता है, हमें उत्तर में लिख देना है। प्लास्टिकस्य अवरोधः, कौन सा उपाय बताया था, प्लास्टिक का अवरोध करना। नदी जले निमज्जिता, नदी जल को स्वच्छ करना। पशवः आदि रक्षणीय, और पशुओं का रक्षण करने का उपाय बताता है। इस प्रकार से ये होता है आपका दूसरा प्रश्न। अब आता है हमारा रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो पद है उनका आधार लेके प्रश्न निर्माण करना है, यानी उनके स्थान पर आपको क्या कर देना है, प्रश्न निर्माण। कैसे करना है, कई बार उपाय बताया कि आपके पास जो रेखांकित पद हो उसमें क्या पहचानना है आपको, लिंग विभक्ति वचन, तीन चीजों को देख लेना है। जैसे यहाँ लिखा है जागरूकतया, जागरूक शब्द किससे मिलकर बना है भाई, जागरूक यानी किसी के प्रति हम जागृत हो जाएं, यानी कोई भी समस्या है उसको हम देखें, उसके प्रति हम जागृत हो जाएं, सोते नहीं रहे कि पेड़ों की कटाई हो रही है और इसको देखकर भी हम अनदेखा कर दें, ऐसा नहीं करना है। तो कह रहे हैं जागरूकता, हमारे अंदर जागृति आए। ठीक है, तो जागरूकतया शब्द जो बना है किससे मिलकर बना है, जागरूकता से। अब ता यानी बड़े आ की मात्रा अंत में आ रही है, यानी ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। और आकारांत स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं उसमें याह शब्द कहाँ आता है, तृतीया विभक्ति में। जैसे कि बालक शब्द में एन जो लगता है तो हमें एन देख के तुरंत पता चल जाता है कि ये तृतीया विभक्ति एक वचन है। तो ऐसे ही जैसे लता शब्द में तृतीया विभक्ति जब एक वचन लगाई जाती है तो वो बन जाता है लतया। ऐसे ही जागरूकता शब्द बन गया जागरूकतया। ठीक है, ये तो इसमें हमारा कौन सा बना हुआ है, अब हम देख लेंगे कि जागरूकतया शब्द हमारा स्त्रीलिंगवाची शब्द है जागरूकता, क्योंकि उसमें क्या बड़े की मात्रा है, आकारांत है, स्त्रीलिंग है जिसमें कि तृतीया विभक्ति एक वचन लगी है। तो अब इसके स्थान पर जो भी हम शब्द लिखेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा स्त्रीलिंगवाची तृतीया विभक्ति एक वचन में आना चाहिए। तो ये कस्या गलत लिखा है, आप लिखेंगे कयाह। ये लिखा है जागरूकतयाह, तो यहां पर आ जाएगा कयाह। कया एव स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। ठीक है, यानी किसके द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया जागरूकतया, तो उसके स्थान पे आएगा हमारा कयाह। अच्छा, कस्याह कहाँ पे आया था, जब यहाँ पे अगर लिखा हुआ होता, यहाँ पे जब जागरूकता शब्द में हमारी षष्ठी विभक्ति लगी होती और हमारा यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है वो लिखा हुआ होता जागरूकतयाह, जागरूकतायाह, बढ़िया की मात्रा रहती है षष्ठी विभक्ति में। जब जागरूकतायाह लिखा हुआ होता तब उसके स्थान पे हम कस्या लिखते। ठीक है, क्योंकि जैसे हम बालकस्य की जगह पे कस्य लिखते हैं, ऐसे जागरूकतायाह इसमें भी हमारी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो स्त्रीलिंगवाची किम शब्द का रूप बन जाएगा षष्ठी विभक्ति एक वचन में कस्य। लेकिन वहां पर अभी आपकी तृतीया विभक्ति लगी है, इसलिए कस्या ना आके यहाँ पर आएगा कयाह। ठीक है, अगर षष्ठी विभक्ति वाला याह होता तब हम कस्या लिखते। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे, सिर्फ क्या करना है आपको, जागरूकतया शब्द के स्थान पे कया लिख देंगे, बाकी का वाक्य पूरा यहाँ से उतार दीजिए, आपका प्रश्न निर्माण बन गया। बाकी का जो भी लिखा रहा है आप कोई चिंता की बात नहीं है, सब बिल्कुल ठीक होंगे। अब ऐसे लिखा है शाक फलानाम आवरणैः सह, शाक फलों के आवरणैः, यानी शाक यानी सब्जियों के, फलानाम कहते हैं फलों के, आवरणैः आवरणों के साथ, सह लिखा हुआ है साथ। अब हमें कुछ नहीं करना है, हम क्या देखना है, शाक फल फलानाम आवरणैः, तो यहाँ कौन सा लिखा है, ऐह की मात्रा कहाँ आती है, जैसे राम बन जाता है हमारा रामैः, बालक बन जाता है बालकैः, कहाँ पर कहते हैं हमारे पुल्लिंग शब्द में तृतीया विभक्ति बहुवचन में। नंबर लिखने समझ में आ रहा है कि ये बहुवचन की बात कर रहे हैं, नहीं आ रहा है समझ में तो लिख देते हैं। तो पुल्लिंग शब्द में आप देखेंगे ऐह की मात्रा आती है पुल्लिंग शब्द के तृतीया विभक्ति और बहुवचन में। तो बस करना क्या है, हमने लिंग पहचान लिया, विभक्ति पहचान ली, वचन पहचान लिया, तो अब हम सीधे कहाँ पहुंचेंगे, हम किम शब्द पे पहुंचेंगे। अब हम किम शब्द के भी पुल्लिंग का तृतीया विभक्ति बहुवचन का शब्द ढूंढेंगे तो हमारा बन जाता है कैः। लीजिए, बस आपने पूरे शाक फल
फलानाम आवरणई शब्द के स्थान पे आपने कई ही लिख दिया, आपका प्रश्न बन गया और पूरा उदाहरण, पूरी जो वाक्य था आपका यहीं से लिखा दिया। ठीक है, तो ये सिर्फ इतनी सी चीज है लिंग विभक्ति वचन पहचानना। और वो कैसे पहचानना सीखेंगे, जब आप याद करेंगे शब्द रूप। और शब्द रूप को याद करने के लिए आप 9th क्लास की प्लेलिस्ट में चले जाइए। उस ग्रामर में आपको 22 तरह के शब्द रूप करवाए भी हैं और याद करने के भी तरीके साथ साथ करवाए हैं। वहीं पे ये प्रश्न निर्माण देखेंगे तो किम शब्द के प्रश्न निर्माण भी करवाना सिखाया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा है वायु वेगः। जब आपको कोई भी अक्षर ऐसा दिखे कि जो अ से अंत हो रहा हो और उसके बाद में सिर्फ विसर्ग लगे हुए हों, तब समझ जाइएगा कि ये हमारा पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन है। क्यों कहा हमने, जैसे कि आप राम देखते हैं तो राम में सिर्फ विसर्ग लगा देते हैं, प्रथमा विभक्ति एक वचन का तो राम रामः बन जाता है। ऐसे ही ये वायु वेग वायु वेगः बन गया। ठीक है, अर्थात ये कैसा है, हमारा पुल्लिंगवाची है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो अब हम क्या करेंगे, ये इनको ढूंढने से हमें क्या मिलेगा, इनको ढूंढने से ये मिलेगा कि हमें सीधा किम शब्द पे जाना पड़ेगा। और किम शब्द में भी जब हम पुल्लिंग पे जाएंगे, किम कौन से, पुल्लिंग वाले ढूंढेंगे और उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन देखेंगे तो उसका रूप बनता है कह। तो बस वायु वेग के स्थान पे आप कह लिख देंगे और आपका प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। बाकी के आपको पूरा जो वाक्य है अपने ऊपर वाले वाक्य में से ही उतार देना है। आगे लिखा है अवकर कंडोले। क्या लिखा है, अवकर कंडोले। अब अवकर कंडोल किसको कहा जाता है, डस्टबिन को। उसमें क्या लगी है, एक ही मात्रा। एक ही मात्रा कहाँ आती है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, वो भी कौन से, पुल्लिंग में। क्योंकि पुल्लिंग में जब सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होता है तो जैसे ग्रह बन जाता है गृहे, राम बन जाता है रामे यानी राम में या राम पर, घर में या घर पर, कहते हैं वृक्षे यानी वृक्ष में या वृक्ष पर। तो यहाँ क्या हो गया, कंडोले यानी किसमें, अवकर कंडोले यानी डस्टबिन में या डस्टबिन पर, में या पर का अर्थ निकल रहा है। अर्थात कहाँ से आया है ये, सप्तमी विभक्ति एक वचन के पुल्लिंग में। अब आप कहें स्त्रीलिंग में क्या होगा, स्त्रीलिंग में यहाँ पे जहाँ पे पुल्लिंग में एक ही मात्रा लग रही है और स्त्रीलिंग में एक ही मात्रा न लग के याम लिखा हुआ होता है, याम। या में बढ़िया की मात्रा लगती है और विसर्ग अनुस्वार लगा हुआ होता है, याम लिखा हुआ। तो या तो ऐसा याम होता है या फिर ये माँ हलंत के रूप में मिलता है। ठीक है, तो जाए यहाँ याम दिखे वहां पे स्त्रीलिंग वाले में चले जाना सप्तमी विभक्ति, लेकिन यहाँ पे एक ही मात्रा है अर्थात पुल्लिंग में सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब ये विभक्ति वचन से हम क्या करेंगे, हम किम शब्द पे जाएंगे, किम के पुल्लिंग के सप्तमी विभक्ति एक वचन में जाएंगे तो हमारा बनता है कस्मिन। क्या बनता है, कस्मिन। तो कस्मिन शब्द लिख दिया। और बहुत अच्छी एक और सुविधा और दे दी आपको प्रश्न निर्माण में, ये सुविधा दी है कि अगर आपको किम शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन अगर नहीं आ रहा हो, कि कस्मिन भूल गए हो, दिमाग से निकल गया हो, तब भी क्या कर सकते हो कि अगर आपने इतना देख लिया कि ये कंडोले शब्द सप्तमी विभक्ति का आ रहा है, और सप्तमी विभक्ति कब आती है, यानी कोई आधार बन रहा होता है, तब कोई भी स्थान हो रहा होता है, कोई भी जब जो शब्द होता है जब वो स्थान में परिवर्तित होता है तब उसमें सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे चेयर पे, है ना, हमारी काष्ठ पटल पे, या कहें हम आकाश में, वृक्ष पर, घर में, गांव में या डस्टबिन में। अब सब चीज कुछ ना कुछ आधार बन रही है, भाई कचरे का आधार ही तो बनना है, डालने की जगह बन रही है। तो स्थानवाची शब्द बताता है सप्तमी विभक्ति। और अगर आपको सप्तमी विभक्ति में आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग अगर आप भूल जाएं तो क्या करेंगे, अगर सप्तमी विभक्ति का कोई भी रेखांकित पद मिल जाए तो उसके स्थान पे लिख दीजिएगा कुत्र। और कुत्र एक अव्यय ऐसा होता है जो कहाँ का अर्थ हमें बताता है। तो स्थानवाची शब्द में या तो आप सप्तमी विभक्ति वाले रूप देख लीजिएगा और नहीं याद आए तो कुत्र लगा दीजिएगा, तब भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। जैसे एक और उदाहरण हम बता देते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ग्रामे, ठीक है, या फिर आपने लिख दिया नगरे,
ठीक है, और यहाँ पे रेखांकित पद लिखा हुआ है। अब हम भूल गए, ये तो दिख रहा है कि इनमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, लेकिन सप्तमी विभक्ति कौन सी लगानी है वो भूल गए, किम शब्द का शब्द रूप भूल गए। तो क्या करेंगे, बोले सप्तमी विभक्ति गांव में लगी है, नगर में सप्तमी विभक्ति लगी है, कुछ ना करो कुत्र लगा दो, जिसका अर्थ हो जाएगा कहाँ। आपका प्रश्नवाचक शब्द बन जाएगा, प्रश्न बन जाएगा आपका पूरा। तो क्या लिख सकते हैं, सर्वे अवक्रम संग्रह कस्मिन पातयन्ति, कहाँ फेंकते हैं, किसमें फेंकते हैं, या फिर कुत्र यानी कहाँ फेंकते हैं, किसमें फेंकते हैं तो कस्मिन, या कहाँ फेंकते हैं सीधा कुत्र लगा दीजिए आपका उत्तर। दोनों में से बनाना लेकिन एक ही, ऐसा नहीं कस्मिन भी लिख दो और कुत्र भी लिख दो, दोनों चीजें साथ में लिख दो, कहेंगे बहुत अधिक ज्ञान हो गया। ठीक है, आगे लिखते हैं, अधुना आज प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि प्रायः प्राप्यन्ते, आज प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं प्रायः प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर हमारी जो वस्तुनि शब्द लिखा हुआ है, पहचानिए, वस्तु शब्द हमारा उकारांत शब्द है, वस्तुनि नपुंसकलिंगवाची बन रहा है ये वस्तु, और उसमें भी उकारांत में जा रहे हैं, तो वस्तु शब्द बन गया वस्तुनि। जैसे फल बनता है फलानी, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि वस्तु शब्द नपुंसकलिंग है। और नी कहाँ लगता है, और कह देना कि नी हमारा हमेशा नपुंसकलिंग में बहुवचन में बनता है, वो भी प्रथमा विभक्ति में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, प्रथमा और द्वितीय दोनों में बनता है नी, जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वस्तुनि। पहचान कर ली हमने कि नपुंसकलिंग है, इसमें प्रथमा या द्वितीय विभक्ति दोनों ही हो सकती हैं, क्योंकि नी जो अंत में प्रत्यय लगता है वो प्रथमा विभक्ति में भी नपुंसकलिंग में लगता है, द्वितीय विभक्ति के भी बहुवचन में नपुंसकलिंग में बनता है। जैसे फल के रूप देखेंगे आप तो आपको मिलेगा फलम फले फलानी, प्रथमा विभक्ति में भी नी लगा हुआ होगा, द्वितीय विभक्ति का रूप देखेंगे वो भी समान बनता है, फलम फले फलानी। तो बस करना क्या है, अब हमें नपुंसकलिंग में चले जाना है, प्रथमा या द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में। तो क्या बन जाता है, जैसे फलम फले फलानी बनता है, ऐसे ही बनता है किम के कानी, किम के कानी, यानी चाहे प्रथमा का बहुवचन हो चाहे द्वितीय का बहुवचन हो, आना है कानी, यानी जहां नी लगा हुआ हो वहां कानी लगा दीजिएगा, तो आपका प्रश्न बन जाएगा। समझ गया, लिंग विभक्ति वचन पहचानी, प्रश्न आपका बिल्कुल सही निर्माण होगा। ऐसे ही लिखा है, नदी तीरम, नदी तीर, नदी तीर क्या हो गया, नदी तीरम यानी नदी तीर को प्राप्तः प्रसन्न भवति, नदी तीर को प्राप्त होकर क्या बनते, प्रसन्न हो जाते हैं। नदी का किनारा क्या बन रहा है, स्थान, क्या बन रहा है हमारा, नदी तीर, नदी का किनारा क्या है आपका, स्थान है, तो स्थान की जगह पे क्या लगा दीजिए, भाई नहीं आया आपको सप्तमी विभक्ति मत लगाइए, कुत्र लगा दीजिए किसी भी स्थान की जगह पे, आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रश्न के निर्माण। अब आगे देखते हैं, आगे के 4 से लेके आगे के जितने भी आपके प्रश्न हैं उनको अपन अगले वीडियो में पूरा करेंगे। उसके पहले वेबसाइट के बारे में बता देते कि आपको हमारे चैनल के वीडियोस हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको गूगल पे टाइप करना है magnetbrains.com, आप इंटर करेंगे, आपका वेबसाइट पेज हो जाता है ओपन। इसमें आपको देखेंगे थोड़ा स्क्रॉल करके सारे क्लासेस दिखने लगेंगे, उनमें से आप मान लीजिए आपने से 8th क्लास सेलेक्ट किया तो आपके सामने 8th क्लास के सब्जेक्ट्स हो जाते हैं ओपन। इसमें मान लीजिए आप संस्कृत पे गए हो, आपने वॉच नाउ पे क्लिक किया तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, हर चैप्टर के कितने टॉपिक कवर हुए हैं सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कि पहले चैप्टर को ओपन किया 3 लेक्चर्स की लिस्ट आपको दिखने लगेगी, अब उसने पहले वाले को सिलेक्ट किया तो पहला वीडियो ओपन हो गया। ठीक है, दूसरा करते तो दूसरा हो जाता, चैप्टर 3 पे जाते तो 3 को क्लिक करते तो उसकी लिस्ट आगे आ जाती। तो इसमें क्या है, चैप्टर वाइज ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। 11वें चैप्टर पे जाना है तो यूट्यूब में आपको बहुत लंबी प्लेलिस्ट को सर्च करना पड़ेगा। 8th क्लास की प्लेलिस्ट पे जाएंगे, फिर उसमें सर्च करेंगे, फिर उसके पार्ट को ढूंढेंगे कि हाँ पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, और कहीं बीच में मिस ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आप आसानी से वेबसाइट का यूज़ कीजिए, आसानी से ढूंढिए और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ पढ़ते रहिए, और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें अभ्यास कार्यों को, आगे के प्रश्नों को पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।